हेलो एवरीवन। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम क्या क्या देख चुके थे वो एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, हमने देखा कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो लोग हैं वो किस तरीके से जो है इलेक्ट हुए, हमने ये सारी चीज़ें देखी। साथ ही में हमने ये भी देखा कि जैसे कहाँ कहाँ से कितने कितने मेंबर्स थे, जैसे प्रोविंशियल असेंबली से 292 93 नेटिव फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, मतलब कि हमने ये सारे देखे कि टोटल कितने मेंबर्स थे। हमने ये देखा कि जब जो कुछ लोग हैं, जब पार्टीशन हो गया तो बहुत से जो मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया, ठीक है, वो लोग पाकिस्तान चले गए थे। तो उसके बाद कितने मेंबर्स बचे थे हमारे पास, कितने बचे थे, 299 मेंबर्स बचे थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ था, 299 मेंबर्स बचे थे और फिर उन्हीं लोगों ने जो है बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है। फिर हमने देखा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करने वाले जो लोग थे, जो मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहाँ कहाँ से जो है हेल्प ली, जैसे कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें जो है वो दूसरों के दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बनाई गई, है ना। साथ में हमने देखा कि कौन लोग थे जो अलग अलग कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कि फ्रैंक एंटमी की बात अगर करें तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। एचपी मोदी की बात करें तो वो पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, ये सारे लोग किसको रिप्रेजेंट कर, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये लोग क्या थे, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और एट लास्ट जो बी एन राव थे, वो लोग कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, है ना। हमने ये सारी चीजें देखी थी कि किन किन जो मेन कैरेक्टर्स है बेसिकली, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो बहुत बड़ा योगदान किया है, हमने उनके बारे में देखा था। साथ ही में हमने ये भी देखा कि जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो कब हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। तो ये सारी चीजें जो 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकती है, ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये सारी चीजें देखी। हमने देखा कि पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें चेयरमैन कौन था, फिर दूसरी मीटिंग से जो परमानेंट चेयरमैन था वो कौन बना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, तो सेकंड जो परमानेंट चेयरमैन थे वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें देखी। सेकेंडली हमने क्या देखा, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, सेकेंडली हमने देखा कि जो डॉक्टर, हाँ, और उसके बाद हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो टोटली बन के कैसे तैयार हो गया, ठीक है, बन के तैयार हो गया और लगभग लागू कब हो गया, तो हमने देखा 26 नवंबर 1949 को। और जो उसके सारे प्रोविजंस जो थे वो कब लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को। तो ये सारी चीजें जो है हम देख चुके हैं। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो ड्राफ्टिंग कमिटी है, ठीक है, उसका क्या रोल है, ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बनी, उसने क्या क्या किया, वगैरह वगैरह की चीजें हमने देखी। ठीक है, तो ये अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनी थी, क्यों बनी थी, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, राइट, रिपोर्ट्स वगैरह जो जो बहुत सारी सब कमिटीज बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसके लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हमें एक बहुत ही बड़ी टीम की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं एक टीम के लिए पॉसिबल नहीं था, है ना। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है अलग अलग सब कमिटीज बनाई गई, टोटल 10 सब कमिटीज बनाई गई। और जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसका मेन मकसद क्या था, उनका मकसद था कि वो बाकी जो कमिटीज थी उनकी रिपोर्ट सबमिट करे, उनके बारे में बताए, ये सारी अलग अलग चीजें हमने देखी कि जो बाकी कमिटीज थी वो किस किस प्रकार की थी, मतलब क्या क्या काम कर रही थी। जैसे कि कुछ लोग जो थे वो रूल्स देख रहे थे, कुछ लोग बिजनेस को देख रहे थे, कुछ लोग ड्राफ्टिंग कमेटी तो हम देख ही चुके हैं, कोई एक स्टीयरिंग कमेटी थी, दूसरी अगर हम देखें तो कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, है ना, यूनियन पावर कमेटी, ये इस तरह की चीजें हमने देखी थी पिछली बार। ठीक है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में भी देखा जो ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In the preamble of the Constitution,
the farmers of the constitution have incorporated the objectives of the constitution, so also values and ideals. ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सॉरी फार्मर्स कह रही हूँ मैं, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक है, जो जिन्होंने बेसिकली फ्रेम किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, जिन्होंने बना के तैयार किया है, उनकी बात हो रही है। तो जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हैव इनकॉर्पोरेटेड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो ना, एम, है ना, अपन ने उधर प्रैक्टिकल्स में भी देखा होगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम, कि एम, और एम का क्या मतलब होता है कि तुम्हारा गोल क्या है। तो बेसिकली जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने बताया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मकसद क्या है, ठीक है, उसके वैल्यूज क्या है, उसके आइडल्स क्या है। वैल्यू समझ रहे हो ना, मतलब वो किस तरह की बातें बताता है, आइडल्स वो किस तरह के आइडल्स पे जो है फॉलो करता है। तो ये सारी बातें कौन बता रहा है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें बताई गई हैं। दिस इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ एसेंस और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, इसको क्या बोलते हैं, एसेंस बोलते हैं या फिर स्पिरिट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। किसको, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम एसेंस या स्पिरिट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज द रिजॉल्व एंड फीलिंग ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, ये रिजॉल्व फीलिंग है किसकी, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रियम्बल it has been indicated that the constitution has been framed as per the wishes of the people and, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रियम्बल, मतलब जो एकदम बिगिनिंग थी प्रियम्बल की, उसमें ये इसमें ये बताया गया है, इट हैज बीन इंडिकेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हैज बीन फ्रेम्ड एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, पीपल के विशेस पे जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। एंड अल्टीमेट पावर वेस्ट इन द पीपल, जो अल्टीमेट पावर है वो कहाँ पे वेस्ट करता है, वेस्ट मतलब कि किसके पास है अल्टीमेट पावर, लोगों के पास है। तो ये सबसे पहले तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया है वो लोगों के तरीके से बनाया गया है, लोगों के हित में बनाया गया है अगर अपन देखें तो। और जो अल्टीमेट पावर है, ठीक है, किसकी अल्टीमेट पावर, किसकी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो अल्टीमेट जो पावर है किसके पास है, लोगों के पास है। सही बात है ना, अगर लोग जो है वो लोगों के पास ही है, लोग अगर जिसको इलेक्ट कर देंगे वो पावरफुल बन जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए लोगों का जो है जागरूक होना, लोगों को वोट करने की जो स्पेशलिटी है, वोट करने का जो पावर है, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस पैसों की लालच में या फिर थोड़ी बहुत पसंद पसंद में अपन को वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स एट लास्ट इट्स द फाइनल पावर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन स्टेटेड दैट इंडिया शॉल बी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया शॉल मतलब इंडिया विल बी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगी, है ना। अच्छा, डेमोक्रेटिक तो तुम जानते ही हो, डेमोक्रेसी मतलब क्या, जहाँ जहाँ है ना सब लोगों की सुनी जाती है, पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा होती है ना। और रिपब्लिक मतलब क्या, जहाँ पे मोनार्क या फिर कोई वन पर्सन रूल नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे हम, रिपब्लिक। जहाँ पे लोगों का रूल हो उसको हम कहते हैं क्या, रिपब्लिक, है ना। आगे बढ़ते हैं। एज पर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एज पर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से, जो कि 1976 में हुई थी, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट, इंडिया को एक सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट, सेक्युलरिटी का क्या मतलब है,
सेक्युलैरिटी का क्या मतलब है कि हम जो है किसी कोई धर्म को नहीं, मतलब कोई धर्म को हम एज एन गवर्नमेंट या फिर एज एन कंट्री नहीं मानते। जैसे कि यहाँ पे जो लोग हैं मैक्सिमम हिंदू लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे मैक्सिमम। लेकिन हिंदुइज्म हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, ठीक है, ये हमारा नेशनल रिलीजन नहीं है, ठीक है। हम सारे सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। सेक्युलरिटी का मतलब यही है कि हमारी कंट्री में सारे रिलीजन रह सकते हैं, ठीक है, तो सारे मीन सॉरी, ठीक है, ऑल द रिलीजन्स, है ना, सारे रिलीजन रह सकते हैं, ठीक है। हम सारे रिलीजन्स की जो है रिस्पेक्ट करते हैं और सारे उन लोगों की जो उन रिलीजन्स में बिलीव करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री, ठीक है। अगर होती तो सेक्युलरिटी नहीं होती, बट सेक्युलरिटी बोलने का क्या मतलब है कि हम हर तरह के जो रिलीजन है उनको फॉलो करते हैं। तो ये कब डिक्लेयर हुआ कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब कि जब थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला गया, कब ये डेट कब हुआ था, 1976 में बोला गया कि इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज पर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था, 1976 में हुआ था, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट, ठीक है। हम्म, अभी आगे बढ़ते हैं। अगेन अ पिंक लाइन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी and integrity of the country is the duty of every citizen and not only of the state, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस लाइन में, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी, ओ सॉरी, हाँ, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट। यूनिटी मतलब क्या बोला जा रहा है, यूनिटी मतलब कि सब जानते हैं जब अपन यूनाइटेड होते हैं, जब सारे लोग जो है यूनाइटेड है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो उसे कहते हैं यूनिटी। और इंटीग्रिटी भी वही कहा जा रहा है कि देश के अंदर के जो लोग हैं, इंटीरियर जो लोग हैं, वो लोग एक दूसरे से मिल बांट के रहें, ठीक है, एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। सो बेसिकली यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये जो है ये जॉब है, ये एक तरीके से काम है हर सिटीजन का, एंड नॉट ओनली ऑफ द स्टेट, सिर्फ स्टेट का काम नहीं है ये, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा याद रखने जैसा नहीं है, ये तो एक बेसिक बात है, ठीक है, सबको पता है। आगे अगर अपन देखते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर तुम लोग एमपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तब भी यहाँ पे बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर तुम लोग इस वीडियो को एनटीएससी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो भी यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू कंटेंट हमको मिल जाएगा। तो अपन देखते हैं some feature of the constitution. Indian constitution has many a special feature, important ones are। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत स्पेशल फीचर्स हैं। अभी जिनमें से इम्पोर्टेंट है वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले कौन सा, रिटन एंड लार्जेस्ट, ठीक है, रिटन एंड लार्जेस्ट। अभी ये देखते हैं, पहले तो ये हेडिंग से क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा गया है, और साथ में बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि काफी ज्यादा लिखा हुआ है, काफी ज्यादा कंटेंट हम देख सकते हैं, ज्यादा बातें लिखी गई हैं कहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलो हम देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन ड्राफ्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये तो हम देख ही चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब, तो ये कोई ऑब्वियस बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखे नहीं है, बहुत सी कंट्रीज में चीजें लिखी हुई नहीं होती हैं,
ठीक है, तो ये कोई वो बात नहीं है कि ये बताने की क्या जरूरत है, ये सीरियसली एक इम्पोर्टेंट बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, विच हैज बीन ड्राफ्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको किसने ड्राफ्ट मतलब क्या, जिसको बनाने वाले, ठीक है, जिसको किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है इसको बनाया है। सेकेंडली, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैज 395 आर्टिकल्स, है ना, 395 आर्टिकल्स है, 12 स्केड्यूल्स हैं, एंड इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, और इसको डिवाइड किया गया है 22 पार्ट्स में, ठीक है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल, मतलब कितने आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं और कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, 395, है ना, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं, एंड इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, whereas there are 7 articles in the American, हाँ तो अब ये दूसरी कंट्री की बात हो रही है, there are 7 articles in the American, 147 articles in the Canadian, and 128 article in the Australian Constitution, ठीक है, तो ये दूसरी कंट्रीज की बात हो रही है, ये भी आ सकता है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंफॉर्मेशन है वो याद करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया रिटन एंड लार्जेस्ट के बारे में, सबसे पहली चीज हो गई, ठीक है। उसके आगे अगर अपन देखें, इट इज रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल, ठीक है। एक मिनट, मैं ना क्या करती हूँ, पहले इतने का जो है नोट्स लिखवा देती हूँ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कि जो हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताया गया है, क्या गया है, ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, वैल्यूज बताए गए हैं, आइडल्स बताए गए हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है, ठीक है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इट स्टेट्स, हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि ये बोलता है कि ये जो है इसको ऐसे फ्रेम किया गया है, इसको पीपल के विशेस के अकॉर्डिंग फ्रेम किया गया है बेसिकली, ठीक है। जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है, लोगों के पास है, आम जनता के पास है।
ठीक है, और ये भी बोलता है कि इंडिया जो है वो एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओ सॉरी, रिपब्लिक है। हम्म। साथ ही में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फो है इसके बारे में, वो क्या? है ना? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से जो है इन 1976 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट। ठीक है, 1976 डेट पे, एंड कब क्या कहलाया गया? सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट। है ना? याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन। रिटन एंड लार्जेस्ट, ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे? स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हेडिंग्स याद रखनी है अपन को हर चीज की, है ना? हेडिंग याद रहेगी तो आधी चीजें तो ऐसी ही हो जाएंगी। रिटन एंड लार्जेस्ट, ये बोलने की कोशिश हो रही है इधर। ठीक है, इसके पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सेकंड क्या पॉइंट है? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, और क्या बोला गया है इसमें जो है, ये थोड़ा टेक्निकल इंफॉर्मेशन है तो मैं लिख दे रही हूँ। 395 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स है, एंड डिवाइडेड इन 22 पार्ट्स। सॉरी। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जो इतनी रेलेवेंट नहीं है, फिर भी वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, तो
ये याद रख लेना कि 7 आर्टिकल्स है किसमें, अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। अम, कितने 147 आर्टिकल्स हैं। कैनेडियन में 128 आर्टिकल्स है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये सारी जो कुछ चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाई है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, 395 आर्टिकल्स है, 12 स्केड्यूल्स 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 7 आर्टिकल्स किसके हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के। 142 किसके हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और 128 आर्टिकल्स किसके हैं, अपने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। इट इज रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल। ठीक है, उससे पहले अपन एक काम करते हैं, ये बॉक्स देख लेते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हो कहीं पे भी, ठीक है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन पे ध्यान दे देना। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बना रहा है तो उनका सबसे पहले ध्यान इन सब पे पड़ सकता है कि नहीं। तो इसमें देख लेते हैं अपन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। ठीक है, so we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ना सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हम जो है लोगों के, हम जो है इंडिया के लोग, मतलब हम भी पीपल ऑफ इंडिया जो है, हम इंडिया को ऐसा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समझ में आ रहा है ना। एक तो सेक्युलर, ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम बना के रखेंगे। ठीक है, हम बना के रखेंगे। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे। सेकेंडली एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, मतलब सारे सिटीजन्स की जो डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, रिलीजन है, सब सेव करके रखेंगे। सेकेंडली जस्टिस, ठीक है, एक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब ये सारी चीजें जो है हम इसको मेंटेन करके रखेंगे। क्या, एक तो जस्टिस हो गया, सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, सोशल चीजें हो गई, इकोनॉमिक चीजें हो गई, पॉलिटिकल चीजें हो गई, ये जितने भी सेक्टर्स हैं इन सबको ध्यान से रखेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी मतलब क्या होता है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। ठीक है, तो थॉट्स के लिए फ्रीडम रखेंगे कि जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, ही इज फ्री टू थिंक वट एवर ही वॉन्ट। ठीक है, एक्सप्रेशन, मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मतलब कि जैसा भी हमें चीजें एक्सप्रेस करनी है, हमें अपनी बात रखनी है, वी कैन डू दैट। बिलीफ, ठीक है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब हमें जिसकी पूजा करनी है, जिसमें विश्वास रखना है, हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बोली जा रही है यहाँ पे बातें। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी की बात करी जा रही है यहाँ पे कि सारे लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, यही चीजें हमें प्रमोट करनी है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस समझ रहे हो ना, मतलब कि किसी को बड़ा छोटा ना बोला जाए, किसी को ज्यादा कम रिस्पेक्ट ना मिली जाए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट जो है मिलनी चाहिए। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। और अपॉर्चुनिटी मतलब कि ऐसा ना हो कि पैसों वालों, जो इनके पास पैसा है उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो, और जिनके पास नहीं है उनके पास कम अपॉर्चुनिटी हो। तो इस तरह की चीजें जो है नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। सेकेंडली क्या, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, मतलब कि जो हर इंडिविजुअल का जो डिग्निटी है, ठीक है, उसको मेंटेन करने की बात हो रही है फ्रेटर्निटी की।
ठीक है, उसकी बात हो रही है हर इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन करने की, उसकी यूनिटी मेंटेन करने की, कि उसको कैसे हम सारे लोग एक दूसरे से यूनाइट रहें, ये मेंटेन करने की। इंटीग्रिटी अगेन, कि हम एक दूसरे में प्यार की भावना कैसे रखें, एक दूसरे से मिले हुए रहें। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मतलब ये सारी बातें लिखी हुई हैं। दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt intact and give to ourselves this constitution। ठीक है, तो ये बताया था ना मैंने, 26th डे ऑफ, है ना, 26 जो है नवंबर को, नवंबर 1949 में जो है ये चीज लागू हुई थी। सो हेयर, तो यहाँ पे हम अडॉप्ट कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इनैक्ट मतलब इसमें जो जो बातें लिखी हैं, अब से हम उन्हीं पे एक्ट करेंगे, ये सारी बातें बोली गई हैं। एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल, हम इस पे बात कर रहे हैं। व्हाट इज रिजिड, इट कौन है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड ऑल्सो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों अपोजिट चीजें हैं, लेकिन दोनों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। A constitution is termed as rigid or flexible on the basis of the procedure adopted for its amendment। ठीक है, तो क्या बोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वन सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज टर्म्ड एज रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर इट्स अमेंडमेंट। मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोल सकते हैं या फिर फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, किस बेसिस पे, कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया है उसके अमेंडमेंट के लिए। अच्छा, अमेंडमेंट मतलब कि जब भी उसको बनाएंगे या जब भी उसको चेंज करेंगे, उसमें कुछ अपडेट लाएंगे, तो क्या प्रोसीजर है उसमें अपडेट्स लाने के लिए। तो ये जो चीज, तो ये डिपेंड, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिजिड होने या फ्लेक्सिबल होना किस पे डिपेंड करता है, उस तरीके पे डिपेंड करता है जिससे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आने वाले हैं। सेकेंडली, if the constitution can be adopted by a simple procedure followed for framing simple laws, it is termed as flexible। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तुम फ्लेक्सिबल कैसे बोलोगे, फ्लेक्सिबल तुम तब बोलोगे जब इफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अडॉप्टेड बाय अ सिंपल प्रोसीजर, मतलब एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से, ज्यादा मतलब सिंपल लॉ से जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सके, बदल सके, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल समझ रहे हो ना, बहुत ही इजीली उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ठीक है, इजीली क्यों बोला जा रहा है कि भाई कुछ लॉस या कुछ लोगों ने मिलके जो है अगर उसको तोड़ मरोड़ लिया या फिर अपने हिसाब से बदल लिया तो उसे फ्लेक्सिबल कहेंगे। बट इफ अ स्पेशल प्रोसीजर इज नीडेड फॉर अमेंडमेंट देन इट इज टर्म्ड एज रिजिड, है ना। मतलब कि जब उसी चीज को बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, किस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को या किसी चीज को अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब हम क्या कह देंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कह देंगे। हाँ भाई, मुश्किल है चीजें बदलना। जब भी इफ अ स्पेशल प्रोसीजर इज नीडेड फॉर अमेंडमेंट देन इट इज टर्म्ड एज रिजिड, है ना। रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, ऑब्वियस सी बात है, फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये तो अपन ने दो बातें देखी। उसके बाद देयर आर 3 प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब इन्होंने तरीकों की, क्योंकि अभी रिजिड या फ्लेक्सिबल तो तरीके ही बताएंगे ना कि तुम कैसे अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब वही बात हो रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके हैं जिससे जो है हम अमेंडमेंट ला सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। There are 3 procedures of amendment in the Indian Constitution. Certain provisions can be amended by a simple majority। ठीक है, कुछ जो है, कुछ प्रोविजंस को तो भाई एक सिंपल मेजोरिटी भी चेंज कर सकती है। Some provisions can be amended by specific majority। स्पेसिफिक मतलब कि लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतनी मेजोरिटी तो होनी ही चाहिए, तब जाके ये चीजें बदलेंगी।
and certain important ones can only be amended by specific majority। और कुछ जो बहुत ही important ones हैं वो तभी बदलेंगी, तभी अमेंड कर पाएंगे जब एक स्पेसिफिक मेजोरिटी या कॉन्सेंट ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट, मतलब कि ऑलमोस्ट 50% जो है संख्या लोगों की उस चीज के लिए माने, तब जाके वो चीज जो है बदली जाएगी। दस इट इज अ मिक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, है ना। तो अपन देख सकते हैं कि भाई ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से रिजिड है, ना पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अपने में रूल बना हुआ है। कभी तो स्मॉल मेजोरिटी से चीजें चेंज हो जाएगी तो वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, कहीं पे कुछ इतनी मेजोरिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं हल्की सी रिजिडिटी दिखाता है। कहीं बोलते हैं कि भाई 50% की तुम मेजोरिटी लेकर आओ, तो वो और ज्यादा रिजिडिटी दिखाता है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है अपन को रिजिड और फ्लेक्सिबल जो है हमने कहा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो इसको मैं लिखवा देती हूँ। ये सब लिख लेना, हाँ, पॉज करके अगर नहीं लिख पाए हो तो। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है ना। क्या बोलता है ये पॉइंट? इट इज रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल। ये बात यहाँ पे बोली गई है। अच्छा, सबसे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड या फ्लेक्सिबल कैसे पता चलेगा? उसके प्रोसीजर से। है ना, मतलब कि कोई भी किसी भी द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जो प्रोसीजर होगा अमेंडमेंट का वही डिटरमाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाँ, हाँ, मतलब पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है वही ये बताता है, स्टेट करता है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, ठीक है, रिजिडिटी शो करता है या फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है कि नहीं। ठीक है, ये बात बोली गई सबसे पहले। तो आगे अपन बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मिक्स है। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि रिजिडिटी की क्या कंडीशन है, फ्लेक्सिबिलिटी की क्या कंडीशन है ना। इफ द प्रोसीजर इज वेरी टफ, देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, है ना। सीधी सी बात है, अगर प्रोसीजर बहुत ही टफ है, ठीक है, इज वेरी टफ, तो क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहलाएगा? रिजिड कहलाएगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। है ना, और अगर यही प्रोसीजर जो है इतना टफ नहीं है, इजी है, आराम से चीजें हो रही हैं, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? अपन उसको फ्लेक्सिबल बोलेंगे। अगर सॉरी, अगर इजी है चीजें करने में तो अपन क्या बोल देंगे? उसको फ्लेक्सिबल बोल देंगे। चलो ठीक है, इतनी चीजें हो गई। उसके बाद क्या पॉइंट बोला गया है यहाँ पे? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें रिजिड है, कुछ चीजें फ्लेक्सिबल है। सॉरी,
है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्स है किसका, बोथ रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, मिक्स क्यों है वो अपन देखते हैं। क्यों है मिक्स भाई ये, क्यों, क्योंकि कुछ चीजें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको थोड़ी सी मेजोरिटी की जरूरत होती है, जबकि कुछ चीजों को कुछ ज्यादा ही मेजोरिटी की जरूरत होती है ना। तो उस हिसाब से इजी इजी भी है, मतलब फ्लेक्सिबल भी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड भी है। है ना। तो अपन ने क्या देखा कि कुछ प्रोविजंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या कैन बी चेंज्ड और अमेंडेड इवन बाय स्मॉल मेजोरिटी। स्मॉल मेजोरिटी से ही कुछ चीजों को बदला जा सकता है, विच शोज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या शो करता है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और वहीं पे ठीक है, वहीं पे जो कुछ प्रोविजंस हैं उसको क्या चाहिए, उसको एक लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, मतलब या तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि भाई इतनी तो लगेंगी ही, ठीक है, उतनी ही चाहिए। ठीक है, या तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मेजोरिटी चाहिए, तो क्या होगा, उस चीज को, किसी प्रोविजन को जो है चेंज कर सकते हैं। और ये अल्टीमेटली क्या शो करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी। तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत मिक्स है, बहुत रिजिडिटी और उसका मिक्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आगे अपन देखते हैं। ठीक है, सोवेरेन स्टेट, द कंट्री विल डिसाइड इट्स ओन। हाँ, तो ये अपन एक नया वो देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट जो है सोवेरेन स्टेट। ठीक है, बहुत जगह पे ये मतलब आया सोवेरेन सोवेरेन, तो इसका मतलब अपन देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये इस वर्ड से। तो द कंट्री विल डिसाइड इट्स ओन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज। ठीक है, सोवेरेन स्टेट मतलब कि जो कंट्री है वो अपनी फॉरेन और फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज खुद डिसाइड करेगी। है ना, फॉरेन पॉलिसीज में क्या है, फॉरेन पॉलिसीज में बिजनेस, ट्रेड, ठीक है, कि कितना टैक्स लगेगा अगर कोई दूसरी कंट्री आके, हम मतलब कंट्री के जो बिजनेसमैन है वो हमारे कंट्री में बिजनेस करते हैं तो उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इस तरह की जो चीजें हैं ये होती है फॉरेन पॉलिसीज में कि अगर कोई हम पे वार करता है तो हम क्या करेंगे, वगैरह वगैरह की चीजें जो है फॉरेन पॉलिसीज में आती हैं। तो ये सब कहाँ ये सारी चीजें जो है वो कंट्री खुद डिसाइड करेगा, ये बोलना चाह ये मतलब है किससे, सॉवरेन स्टेट से ये मतलब है। ठीक है। इट्स नॉट अंडर एनी फॉरेन रूल, मतलब कि हमारी जो कंट्री है वो किसी अदर फॉरेन रूल के अंतर्गत काम नहीं कर रही है। जैसे पहले जब ब्रिटिशर्स थे तो हम उनके रूल में काम करते थे, है कि नहीं, हम उनके हिसाब से काम करते थे। तो अब ऐसा नहीं है, ये बोला गया है कि हम किसी फॉरेन कंट्री के हिसाब से काम नहीं करते, है ना। हाँ, एंड इट कैन हैव इट्स ओन पॉलिसीज ऑफ बिहेवियर एट द इंटरनेशनल लेवल। और जो है हम अपने ओन पॉलिसीज और बिहेवियर रख सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सोवरेन स्टेट मतलब कि सारी पॉलिसीज में भी फॉरेन हो डोमेस्टिक हो, वो क्या हो जाएंगी, वो हम हमारा देश ही उसको डिसाइड करेगा। ठीक है। तो ये तो हो गई सोवरेन स्टेट। इसमें लिखवाने जैसा तो कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, 3 लाइन का है, कर लेना अच्छे से याद। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि आप हमने क्या क्या देखा आज, है ना। सबसे पहले तो अपन ने देखा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ठीक है, क्या बातें लिखी गई हैं कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बोलता क्या है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव बताता है, वैल्यूज बताता है, आइडियल्स बताता है कि भाई हमारा प्रीएम्बल बोलता क्या है। ठीक है। सेकेंडली क्या कि जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बोलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के विशेष से बना गया है, लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बना गया, लोगों से सब कुछ पूछ कर ही बना गया है, लोग जैसा चाहते हैं वो वैसे रह रहे हैं। ठीक है। और ये भी कहा गया है 42nd, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो कि 1976 में हुआ था, कि जो हमारा जो देश है वो एक सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं माना जाएगा, है ना। साथ ही में जो हम हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना हर देशवासी का धर्म है। ठीक है, ये बोला गया। फिर हमने देखा स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हमने 3 ही पॉइंट देखे हैं। सबसे पहला क्या है, रिटन एंड लार्जेस्ट। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक तो लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी। ठीक है, और बहुत बड़ी, मतलब बहुत क्या बोलेंगे, वर्ल्ड में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, 395 आर्टिकल्स है, 12 स्केड्यूल्स है, 22 पार्ट्स हैं। ठीक है। और फिर हमने दूसरे कंट्रीज की बात करी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा इट इज रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल, रिजिड फ्लेक्सिबल की तो बात हमने कर ही ली कि भाई वो रिजिड भी है। ठीक है, कहीं कहीं पे उसको बदलना टफ होता है कुछ प्रोविजंस को, और कुछ कुछ को बदलना बहुत इजी होता है। तो ये बात हुई। फिर हमने देखा, क्या देखा हमने फिर जो है हमने ये देखा कि कहीं कहीं पे जो रिजिड फ्लेक्सिबल में ही, कि कहीं कहीं पे जो चीजें हैं उनको हम कुछ ही चीजों से, मतलब कुछ ही मेजोरिटी से बदल सकते हैं, तो वो ईज दिखाता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। कहीं पे हमें बहुत टाइम लगता है तो वो बेसिकली रिजिडिटी दिखाता है, बहुत मेजोरिटी लगती है तो वो रिजिडिटी दिखाती है। ठीक है। सोवरेन स्टेट, ठीक है, इससे क्या बोलना चाह रहे हैं, सोवरेन स्टेट का तो मतलब हमने अभी देखा ही कि भाई हम अपनी ओन फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज बनाएंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने तरीके से रहेंगे, है ना। तो ये बोला। इसके आगे जो पॉइंट है, किसके पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हम अगली क्लास में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही।